assets fair value less cost of sale. Fair value is calculated as per, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? Yes, sir. Fair value is calculated as per IFRS 13. IFRS 13 का simple definition है, fair value is your exit price, cost which is receivable to transfer an asset or received to transfer a liability in a between market participants in an orderly transaction on a measurement date. इसका सीक्वेंस अलग अलग आ रहा है हर बार मेरा, तो मुझे बस यही बताना है आपको कि ये आपका रटा हुआ डेफिनेशन नहीं चाहिए, आपको अंडरस्टैंड है, लॉजिक समझ में आया इसका, तो आप इसको खुद ब खुद बना सकते हो, जोड़ सकते हो उस डेफिनेशन को। तो यहां पे फेयर वैल्यू एंड दिस कॉस्ट विल बी द एक्चुअल कॉस्ट, दिस कॉस्ट विल बी द एक्चुअल कॉस्ट। वैल्यू इन यूज इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द एसेट। अब इसमें फेयर वैल्यू कैलकुलेशन में एंड वैल्यू इन यूज में थोड़ा सा अंतर है, डिफरेंस है। फेयर वैल्यू में भी इनकम अप्रोच है। इनकम अप्रोच क्या कहता है, याद है आपको बाय एनी चांस? IFRS 13 का एक है मार्केट अप्रोच, दूसरा इनकम अप्रोच, तीसरा है कॉस्ट अप्रोच। इनकम अप्रोच में क्या है? इनकम अप्रोच में सर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू करते हैं, जो कैश फ्लो का फ्यूचर कैश फ्लोज प्रेजेंट वैल्यू करते हैं। अब वैल्यू इन यूज में भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज यही करते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यह है कि यहां पे फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त जो कैश फ्लो प्लॉट किए जाते हैं वो एसेट की हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज कर दिमाग में रख के उसके कैश फ्लोज प्लॉट करते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स वाले कैश फ्लो यूज करते हैं। और वैल्यू इन यूज में हम जो कैश फ्लोज प्लॉट करते हैं वो एंटिटी स्पेसिफिक होते हैं। यह बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहां पे फेयर वैल्यू करते वक्त जो कैश फ्लो होते हैं ये कैश फ्लोज आर स्पेसिफिक टू मार्केट पार्टिसिपेंट्स कंसिडरिंग द हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज ऑफ दैट एसेट। वापस रुक गया ये, चलिए मैं पीडीएफ में जाता हूं। आ गया स्कोप के स्लाइड में हाँ, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों एक्सक्लूड किया हुआ है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स इसका सेपरेट गाइडेंस दिया है ना। ओके, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वाली एसेट्स होती है, एसेट्स अराइजिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में यहां पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एसेट्स, cost which are incurred to obtain the contract and fulfill the contract. मोबिलाइजेशन ऑफ एसेट वाला, करेक्ट। तो ये दो चीजें हैं, ऑप्टेन वाली कॉस्ट एंड फुलफिलिंग वाली कॉस्ट। तो वहां पे उसका गाइडेंस डायरेक्टली है इंपेयरमेंट का, तो ये यहां से नहीं आता कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एसेट, ठीक है। तो ये है वैल्यू इन यूज। तो ये दोनों में से जो हायर रहेगा वो हम करेंगे रिकवरेबल वैल्यू। वो रिकवरेबल वैल्यू हम रिड्यूस करेंगे कैरिंग अमाउंट से, जो आएगा वो इंपेयरमेंट लॉस। कैरिंग अमाउंट 100 है, रिकवरेबल अमाउंट 60 है, 40 रुपए इंपेयरमेंट लॉस। ये 60 है, ये 100 है, इंपेयरमेंट लॉस 0, ठीक है। इंपेयरमेंट लॉसेस 0। कैरिंग अमाउंट जब ज्यादा होती है तभी मेरा इंपेयरमेंट लॉस आता है। कब टेस्ट करना है? व्हेनेवर देयर आर इंडिकेटर्स। तो ये इंडिकेटर्स आपको पता है, कुछ एक्सटर्नल इंडिकेटर्स है, कुछ इंटरनल इंडिकेटर्स। इंटरनल इंडिकेटर्स आर स्पेसिफिक टू एसेट, दीज आर इकोनॉमी से रिलेटेड या बाहर के कुछ रीजंस है, मार्केट रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड, इंडस्ट्री स्पेसिफिक, ये सब रीजंस की वजह से ये इंपेयरमेंट के इंडिकेशंस है। इंडस्ट्री में रिसेशन है, इकोनॉमी में रिसेशन है, सो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ठीक नहीं चल रही, या कंपनी जिस इंडस्ट्री में जा रही है वो इंडस्ट्री ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर रही। सो दीज आर एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका कम आ रहा है फ्रॉम नेट एसेट्स वैल्यू, तो ऑल दीज आर द एक्सटर्नल इंडिकेटर्स।
इंटरनल इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं? एसेट डैमेज हो गई, एसेट का परफॉर्मेंस ठीक तरह से नहीं चल रहा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस बढ़ गया है, पहले ठीक नहीं था, तो ये और ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर द इंटरनल इंडिकेटर्स। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, दिस इज मियरली इंडिकेटिव लिस्ट। तो कई बार हमने उसके बारे में डिस्कशन किया है, इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल इंडिकेटर्स क्या है। ये इंडिकेटर अगर सामने आता है तो हमें उसका इमीडिएटली क्या करना चाहिए? इंपेयरमेंट के लिए टेस्टिंग करना चाहिए। एसेट का यूज चेंज हो गया, ओन यूज के लिए थी, अब रेंट पे दे दी, इंपेयरमेंट का इंडिकेशन है, चेक करना पड़ेगा। तो ये जो यहां पे नहीं है वो मैंने आपको बताया। नॉन करंट एसेट बेचने के लिए रखी थी, बेची नहीं जा रही, इंपेयरमेंट का टेस्ट इंडिकेशन है। एसेट हेल्ड फॉर यूज थी, अब बेचने के लिए रखी है, इंपेयरमेंट का इंडिकेशन है। जो यहां पे नहीं दिया वो मैं बता रहा हूं। तो ऐसे कुछ कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं, सब इतने लिस्ट में दिए उतने नहीं है, ये तो बस इलस्ट्रेटिव लिस्ट है। ये इंडिकेशन अगर आता है एसेट का तो उसको टेस्ट करना ही पड़ेगा उस एसेट को। तो कैसे करते हैं? इंडिविजुअल एसेट को करते हैं या ग्रुप में करते हैं, वो तो डिपेंड करता है। एज फार एज पॉसिबल एसेट इंडिविजुअली टेस्ट करनी चाहिए इंपेयरमेंट की। स्टैंडर्ड कहता है एज फार एज पॉसिबल एसेट इंपेयरमेंट के लिए इंडिविजुअली टेस्ट करनी चाहिए। वो अगर पॉसिबल नहीं तो ग्रुप में, ग्रुप मतलब उस ग्रुप को हम कहते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट। इंडिविजुअल एसेट विच इज केपेबल ऑफ टेस्टिंग, उसको इंडिविजुअली टेस्ट करेंगे। बट कई बार क्या होता है, अब रिकवरेबल वैल्यू चाहिए। रिकवरेबल वैल्यू में दो पैरामीटर्स है। अगर इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करना है तो रिकवरेबल वैल्यू चाहिए, am I right? ये रिकवरेबल वैल्यू का मतलब क्या है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और हायर ऑफ। अरे अभी तो ठीक था ये। अब ये इंडिविजुअल एसेट है। इंडिविजुअल एसेट को अगर इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करना है तो जितना पॉसिबल है उतना तो करेंगे, लेकिन इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करने के लिए क्या लगता है? इसकी कैरिंग वैल्यू लगेगी। इंडिविजुअल एसेट की कैरिंग वैल्यू रहेगी क्या? रहेगी। कैरिंग वैल्यू किसके साथ कंपेयर करेंगे? फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए, किसके साथ कंपेयर करेंगे कैरिंग वैल्यू? रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल वैल्यू, रिकवरेबल वैल्यू क्या क्या आता है? हायर ऑफ, हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। दो पैरामीटर्स। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो निकल सकती है इंडिविजुअल एसेट की। आप बेचने जाइए, आपको जो भी कीमत आएगी दैट इज फेयर वैल्यू। बेचने के लिए जो कॉस्ट जाएगा, कॉस्ट टू सेल, एजेंट्स कमीशन एक्सेट्रा, वो हम रिड्यूस करेंगे कॉस्ट टू सेल, वो तो निकल जाएगी इंडिविजुअल एसेट के लिए। लेकिन वैल्यू इन यूज आने के लिए उस एसेट से रिलेटेड फ्यूचर कैश फ्लो लगेंगे। वो एसेट अगर इंडिविजुअल लेवल पे यूजेबल ही नहीं है तो क्या करेंगे फिर? वो एसेट अगर इंडिविजुअल लेवल पे यूजेबल ही नहीं है तो क्या करेंगे? मुश्किल आएगी फिर तो। am I right? ये एसेट, लेट्स से मेरा स्टूडियो है, सिर्फ स्टूडियो की जगह है, बिल्डिंग है। अब सिर्फ बिल्डिंग या एक स्टूडियो विदाउट दिस एपरेटस, विदाउट कैमरा, विदाउट माइक, विदाउट दिस डेस्कटॉप, दिस लैपटॉप, दिस आईपैड, ये इसके बिना कुछ काम नहीं करेगा। ये जो कैश फ्लो जनरेशन होता है ये एक सिर्फ और सिर्फ ये स्टूडियो से नहीं हो रहा, ये रेंट पे दे रहा हूं तो बात अलग है। वैल्यू इन यूज मैं क्या करता हूं, मेरा स्पेसिफिक यूज क्या है? टू यूज दिस स्टूडियो फॉर कंडक्टिंग ट्रेनिंग्स, फॉर रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग्स, एंड देन इट जनरेट्स अ कैश फ्लो। इंडिविजुअल एसेट यहां पे वैल्यू इन यूज नहीं दे सकता। बात समझ में आ रही है आपको? और इसीलिए उसको फिर ग्रुप में टेस्ट करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट, जिसको हम कहते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट।
cash generating unit is the smallest identifiable group of asset that generates independent cash inflows. ये इंडिपेंडेंट कैश इनफ्लोज जनरेट जो करता है ऐसा स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाई, मतलब मेरा स्टूडियो फॉर एग्जांपल, तो यहां पे एक एसेट नहीं है, कई सारी एसेट्स है. यहां पे टेबल्स है, चेयर्स है, यहां पे कैमरा है, लाइट्स है, एयर कंडीशनर है, फिर यहां पे डेस्कटॉप है, एक मशीन, दूसरा लैपटॉप वाला मशीन, एक आईपैड, स्पीकर्स, ये सब कुछ है. तो ये मिलके एक ग्रुप ऑफ एसेट बनता है. इट इज स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप. तो मेरा लेवल ऑफ टेस्टिंग क्या है? एज फार एज पॉसिबल इंडिविजुअल एसेट, बट वो अगर पॉसिबल नहीं है, रिकवरेबल अमाउंट इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट फॉर इंडिविजुअल एसेट बिकॉज दैट एसेट डू नॉट जनरेट इंडिपेंडेंट कैश इनफ्लोज, तो ऐसे केस में उसकी वैल्यू इन यूज नहीं निकल सकती. दैट्स व्हाई दैट कैन नॉट बी टेस्टेड ऑन इंडिविजुअल लेवल. सो ऐसे सिचुएशन में कैश जनरेटिंग यूनिट मतलब ग्रुप लेवल पे विच इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग द इंडिपेंडेंट कैश इनफ्लोज, तो उसके ऊपर हम टेस्ट करेंगे. तो CGU इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ एसेट विच आर केपेबल ऑफ जनरेटिंग इंडिपेंडेंट कैश इनफ्लोज. इतना ही है. फ्रीक्वेंसी क्या है इंपेयरमेंट टेस्टिंग की? आप में से कोई याद करने की कोशिश कीजिए, सोचिए थोड़ा सा. आज सुबह हमने इसके बारे में बात की थी. फ्रीक्वेंसी ऑफ इंपेयरमेंट टेस्टिंग, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, 3 एसेट के बारे में बात की थी. हमारा राइट? एग्जाम में ऐसे आपको ध्यान में आएगा, ध्यान में आना चाहिए. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्ट मॉडल वाला ही आप इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करते हैं, रिवैल्यूएशन वाला नहीं करते. am I right? नो सर. नो, दोनों टेस्ट करते हैं इंपेयरमेंट के लिए. कब करते हैं टेस्ट इंपेयरमेंट के लिए? whenever there is indication of impairment. इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट एक ही कैटेगरी थी या उसमें 2 थी? सब डिवाइड किया था उसमें. इंटेंजिबल एसेट with definite useful life, intangible asset with indefinite useful life plus goodwill plus intangible assets which are not available for its use. इसका एग्जांपल हमने देखा था. बिजनेस कॉम्बिनेशन में अगर इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्वायर किया है तो वो वाला एग्जांपल हमने किया था, अच्छे से किया था उसको. तो ये 3 एसेट्स का, ये इंटेंजिबल एसेट्स का 2 में कैटेगराइजेशन. इंटेंजिबल एसेट्स विद डेफिनेट यूजफुल लाइफ एग्जैक्टली लाइक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट व्हेनेवर देयर इज एन इंडिकेशन. बट दूसरी कैटेगरी वाला इंटेंजिबल एसेट व्हेनेवर देयर इज इंडिकेशन, वो तो करना ही है, बट उसके पहले एनुअली हर बार इंपेयरमेंट टेस्टिंग करना है इन ल्यू ऑफ अमोर्टाइजेशन. अमोर्टाइजेशन नहीं हो सकता बिकॉज इट डजंट हैव लाइफ, तो इसीलिए हमें उसका एनुअल इंपेयरमेंट टेस्टिंग मैंडेटरीली करना पड़ेगा. ये होने के बाद अगर दोबारा से इंडिकेशन आता है एक ही साल में, तो उसी साल में दोबारा से वापस इंपेयरमेंट टेस्टिंग करना पड़ेगा. सो ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंपेयरमेंट. ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान में रहनी चाहिए. मेरी आवाज सुनाई दे रही थी आपको सबको? ठीक है. कट रहा है बीच बीच में. कट रहा है बीच में. ओके, कहां पे कुछ सवाल है आपको? कुछ लोगों को सुनाई दिया, कुछ लोगों को सुनाई नहीं दिया, थोड़ा कम सुनाई दिया. कहां पे समझ में नहीं आया मुझे बताइए. यहां पे पूनम और आशुतोष. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. रिकवरेबल वैल्यू के बारे में हमने बात की. रिकवरेबल वैल्यू इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज. ये 2 पैरामीटर्स है. वैल्यू इन यूज इज स्पेसिफिक टू द एंटिटी. रिकवरेबल वैल्यू, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो है, इट इज मार्केट पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव से ये कैलकुलेट किया जाता है. तो दोनों में अंतर है. इवन इफ बोथ द वैल्यूज आर बेस्ड ऑन फ्यूचर कैश फ्लोज, वो कैश फ्लोज के कैलकुलेशन के तरीके में डिफरेंस होता है. In fair value, those cash flows are with respect to market participants' perspective, considering highest and best use of the asset, and value in use में entity specific use जो है उससे related entity specific cash flows रहते हैं, वो value in use है. ठीक है, तो fair value less cost to sell उसमें IFRS 13 यूज होता है and cost to sell उसमें से reduce होती है. cost to sell IFRS 13 में it is prohibited while calculating the fair value, you cannot reduce the कॉस्ट टू सेल. वैल्यू इन यूज पहले कैश फ्लोज कैलकुलेट करो, एंटिटी स्पेसिफिक कैश फ्लोज, एंड अकॉर्डिंगली अप्लाई द डिस्काउंटिंग फैक्टर.
अकॉर्डिंगली अप्लाई द डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो उसको प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ेगा। तो उसके कुछ पैरामीटर्स है। कैश फ्लो कितने दिन के कैलकुलेट करने चाहिए? इट शुड बी बेस्ड ऑन रीसेंट budgets which are approved budget by the management, and that maximum period should be 5 years, not more than that. 5 साल से ज्यादा एक्यूरेट बजट नहीं निकल सकते। 5 साल के बियॉन्ड एक्स्ट्रापोलेशन करना पड़ेगा। टर्मिनल वैल्यू निकालनी है तो एक्स्ट्रापोलेशन करना पड़ेगा। एसेट, जो ग्रुप ऑफ एसेट में हाईएस्ट लाइफ जिसकी है उसका लाइफ कंसिडर करना पड़ेगा। बाकी एसेट्स की रिप्लेसमेंट वैल्यू हमें कंसिडर करनी पड़ेगी कैश फ्लोज में। करेक्ट? तो ये बातें वाइल कैलकुलेटिंग द कैश फ्लोज, दोज आर इंपॉर्टेंट वंस। एक बार 5 साल हो गए तो उसके बाद का प्रोजेक्शंस, दीज आर एक्स्ट्रापोलेशन लेके या तो स्टेडी ग्रोथ रेट चाहिए, या तो कांस्टेंट कैश फ्लो चाहिए, या तो डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट से हमें उसके कैश फ्लोज कैलकुलेट करने हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एस्टिमेटेड कैश फ्लोज जो होते हैं, इट शुड इंक्लूड द डिस्पोजल प्रोसीड्स ऑफ द एसेट्स एज वेल। ये कंटिन्यूइंग यूज से जो हमारे कैश फ्लो जनरेट होते हैं वही कैश फ्लोज हमें यहां पे कंसिडर करने हैं, और उसका कंटिन्यूइंग एग्जिस्टिंग यूज है वही। एसेट इंप्रूव करने के बाद कैश फ्लोज बढ़ेंगे, ये एंटिसिपेट करके कैश फ्लो कैलकुलेट नहीं करने, बिल्कुल नहीं करने। सो ये कैश फ्लो से ये एग्जामिनेशन में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑलराइट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों चीजें कंसिडर करनी है। टैक्स ये भी कंसिडर करना है, इनकम टैक्स। तो ये कैलकुलेट करते वक्त ये ध्यान में रहना चाहिए। आपको एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन के लिए अब तक कोई सवाल पूछा नहीं है। इस तरीके का सवाल पूछा जाता है तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। डिस्काउंट रेट जो होता है ये जनरली प्री टैक्स मार्केट रेट रहता है। प्री टैक्स मार्केट रेट विच इज स्पेसिफिक टू दैट एसेट। वो एसेट मुझे कितना रिटर्न देगी प्री टैक्स, वो रेट हम जनरली यूज करते हैं। वो सीजीयू हमें कितना रिटर्न देगी उसके इन्वेस्टमेंट पे, वो जनरली क्या रहता है, टैक्स रेट रहता है, प्री टैक्स रेट, वो हम कंसिडर करते हैं। अगर एसेट स्पेसिफिक रेट अवेलेबल नहीं है, रेडिली अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या करना है, एंटिटी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल टोटल कंसिडर करना है, एंटिटीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट कंसिडर करना है, और मार्केट के अदर बोरोइंग रेट्स यूज करने हैं, एंड अकॉर्डिंगली जजमेंट लेना है कि उस एसेट से रेट कितना मिलेगा। वो रेट हम करेंगे कंसिडर फॉर डिस्काउंटिंग दिस फ्यूचर कैश फ्लोज। तो ये प्रैक्टिस वाली बात है, एग्जामिनेशन में इससे बहुत ज्यादा काम नहीं रहेगा, ऐसे मुझे अभी के लिए लगता है। इसके पहले इस 2 स्लाइड्स, ये 3 स्लाइड्स के ऊपर सवाल नहीं पूछा गया। हमने क्लास में कुछ चीजें की थी इससे रिलेटेड, भले ही ये पूछा नहीं गया, बट टर्मिनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने देखा था। रिकॉर्डिंग्स में आप वापस से देखिए, टर्मिनल वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्काउंट रेट कौन सा यूज करते हैं, ये हमने एलॉबरेट डिस्कशन किया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं, ठीक है। इंपेयरमेंट लॉस, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि ये एलोकेट किस तरीके से होता है। एक्चुअली सिंपल है, मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूं, स्लाइड्स देख के मजा नहीं आएगा इसमें आपको भी, तो एक बार कोशिश करते हैं कुछ होगा क्या अपना आईपैड का, लिखने के लिए वो बेटर रहता है। जनरली क्या होता है, देखिए आपको एग्जामिनेशन में किस तरह के सवाल आएंगे ये इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में आपको ये सवाल पहले तो बिजनेस कॉम्बिनेशन के साथ जनरली पूछा जाएगा। आपका पहला स्टेप रहेगा
कैलकुलेट परचेस कंसिडरेशन, सेपरेट सवाल आया था, ठीक है, ये लास्ट टाइम परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करना था। आपको दिया गया था फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, आपको एनसीआई कैलकुलेट करना था। ये जनरली रहता है पीएसएनए मेथड पे, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स मेथड। प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट मेथड से अगर आप कैलकुलेट करते हो गुडविल, तो ये हमेशा पार्शियल गुडविल आएगा। ये इंपेयरमेंट का जो सवाल मैंने आपसे कहा, ये यूट्यूब पे मैंने ओपन है सबके लिए, आप वो क्वेश्चन आपने शायद किया रहेगा, नहीं किया रहेगा तो आप वो कीजिए उसे। आपको कैलकुलेट करना है पीसी, आपको एनसीआई कैलकुलेट करना है। दिस इज नथिंग बट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू दी रहेगी, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स विल बी गिवन। इस बेसिस पे आप एनसीआई कैलकुलेट कीजिए एंड अकॉर्डिंगली आप गुडविल कैलकुलेट कीजिए। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, परचेस कंसिडरेशन add NCI at proportionate share of net assets इससे लेस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, ये आपका गुडविल आएगा। एग्जामिनेशन में ये पहली स्टेप आपको ये करनी पड़ेगी, गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको दिया जाएगा रिकवरेबल अमाउंट, ये आपको दिया जाएगा, जनरली दिस विल बी गिवन। आपको कैलकुलेट करना है कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स along with goodwill as on reporting date। तो ये कहीं से भी जो डिराइव फिगर्स रहेंगी या उसका कुछ इंडिकेशन रहेगा, उसमें ये गुडविल आप ऐड करोगे। सो अलोंग विद गुडविल, तो इसके लिए ये जो गुडविल कैलकुलेशन आपने किया है ये आपके यहां पे काम में आएगा। कैरिंग वैल्यू आप कहीं से आपको मिलेगा, कैरिंग वैल्यू में आप गुडविल ऐड करोगे। ये गुडविल जब ऐड करोगे तो ये गुडविल एज इट इज नहीं ऐड करोगे, बिकॉज दिस इज पार्शियल गुडविल। जब नेट एसेट्स, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स हम यूज करते हैं, तब गुडविल हमेशा आता है, वो आता है पार्शियल गुडविल आता है। फुल गुडविल कैलकुलेट, इसको फुल गुडविल करना है। फुल गुडविल मतलब क्या, जो भी गुडविल अमाउंट रहेगा, डिवाइडेड बाय, हाँ, गुडविल अमाउंट डिवाइडेड बाय पेरेंट शेयर into 100। पेरेंट शेयर इंटू 100। ये किया तो फुल गुडविल आएगा, तो फुल गुडविल आप ऐड करो उसमें। सो कैरिंग वैल्यू ऑफ सीजीयू मिल जाएगा आपको। सो नेट एसेट्स, सो ये ऐड करने के बाद इसको हम कहेंगे कैरिंग वैल्यू ऑफ सीजीयू। इसको हम कंपेयर करेंगे विथ रिकवरेबल अमाउंट। जो लॉस रहेगा वो टोटल लॉस है, जो लॉस रहेगा इट विल बी टोटल लॉस फॉर एंटिटी। गुडविल का लॉस जब हमें कैलकुलेट करना है या उसके ऊपर एलोकेट करना है, तो पहले हमें शेयर कैलकुलेट करना पड़ता है सिर्फ पेरेंट का। तो इस टोटल लॉस को मल्टीप्लाइड बाय पेरेंट शेयर करोगे तो इतना ही लॉस हमें एलोकेट करना है। ये आपका एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बहुत बार आया है इसके पहले, इसके आगे भी आ सकता है। नहीं आया तो आपको दुख होगा कि ये जाना है और ये नहीं आया। ये तो सिंपल मार्क्स, ये 10 मार्क के 10 मार्क मिल सकते हैं आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतना सिंपल है। कंसोलिडेशन के क्वेश्चन में आएगा, ये तो सेपरेट आएगा। क्वेश्चन ये है, ये दो चीजें तो पता चली। यहां पे हो सकता है, जाने दीजिए इसका, हम ये छोड़ देते हैं अभी। वी विल नॉट यूज आईपैड।
तो यहां पे एक्सेल में काम करेंगे तो बेटर रहेगा। दिख रहा है आपको एक्सेल सबको? यस सर। यहां पे कैरिंग वैल्यू ऑफ CGU विदाउट गुडविल, हमारे पास दो तरह की एसेट हो सकती है। हमने स्टार्टिंग में देखा था इंपेयरमेंट टेस्टिंग दो लेवल पे होता है, एक होता है इंडिविजुअल एसेट के ऊपर, दूसरा होता है CGU के ऊपर। am I right? जो इंडिविजुअल एसेट पे होता है उस पर गुडविल कभी नहीं आता। तो CGU मैं बाद में लेता हूं, पहले तो हम बात करेंगे कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट। इसको हम कंपेयर करेंगे रिकवरेबल अमाउंट के साथ। कैरिंग वैल्यू है लेट्स से 1000, रिकवरेबल वैल्यू है 600। स्ट्रेट अवे दिखता है यहां पे इंपेयरमेंट लॉस है, कैरिंग वैल्यू एक्सीड्स माय रिकवरेबल वैल्यू, यहां पे इंपेयरमेंट लॉस है 400 का। अकाउंटिंग एंट्री बिल्कुल सिंपल है। यहां पे अकाउंटिंग एंट्री क्या करनी चाहिए? लॉस टू एसेट, Impairment debit करेक्ट, इंपेयरमेंट लॉस P&L. एंड क्रेडिट आता है Asset. एसेट अकाउंट स्ट्रेट अवे। या एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, जनरली हम एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस करते हैं और उसको फिर प्रेजेंटेशन में हम रिड्यूस करते हैं, ठीक है, बट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए ये ठीक है। यहां पे 400, यहां पे 400, सिंपल है, सिंपल। मान लीजिए आपके पास CGU है। CGU मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ एसेट, जो CGU में भी ऐसी इंडिविजुअल एसेट हो सकती है जो खुद का खुद रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, कैपेबल ऑफ जनरेटिंग इंडिविजुअल रेवेन्यू। वो CGU में भी वो एसेट है, एज अ ग्रुप भी वो काम करती है, बट इंडिविजुअली भी वो कैपेबल है, वो मुझे रेवेन्यू ला सकती है। तो उसको मैं सेपरेटली भी पहले टेस्ट करता हूं और फिर बाद में उसको CGU में इंक्लूड करता हूं। तो CGU में अगर उस एसेट को मैंने इंक्लूड किया तो उस एसेट के ऊपर दोबारा से इंपेयरमेंट लॉस नहीं जाता। लेकिन ऐसा CGU है जिसके ऊपर गुडविल नहीं, वो भी बात बिल्कुल सिंपल है, ऐसी इसी तरीके से कैलकुलेशन करना है, कोई बात अलग नहीं है यहां पे। ये सिंपल तरीके से लेट्स से कैरिंग अमाउंट ऑफ CGU 1000 ही लेते हैं हम, क्या फर्क पड़ता है। और ये एग्जैक्टली सेम रखते हैं फैक्ट्स। ये 600 है, ये 400 है। इंपेयरमेंट लॉस कितना आ गया? यहां पे भी 400 ही आ गया। अब ये 400 रुपए का लॉस जो है ये प्रोपोर्शनेट जाएगा, अकाउंटिंग एंट्री सेम जाएगा, बस इंडिविजुअल एसेट की जगह वो अलग अलग एसेट की जो कैरिंग वैल्यू है, एक्सेप्ट द एसेट ऑन विच ऑलरेडी यू हैव अलॉटेड द इंपेयरमेंट लॉस, उसके ऊपर दोबारा से इंपेयरमेंट लॉस नहीं रखोगे, क्योंकि ये अब उसकी जो है कैरिंग वैल्यू जो रिड्यूस हो गई है 400 से, इसके नीचे वो जा नहीं सकती। दैट विल बी अंडरस्टेटमेंट ऑफ योर एसेट। इसीलिए उस एसेट के ऊपर दोबारा से लॉस आप एलोकेट नहीं करोगे जो ऑलरेडी इंडिविजुअली टेस्ट कर चुके हैं। बाकी एसेट्स के ऊपर उसका जो कैरिंग वैल्यू का जो रेशियो है, उस रेशियो में इसको क्या करेंगे हम? एलोकेट करेंगे। तो यहां पे यही अकाउंटिंग एंट्री, बस ये एसेट कौन सी एसेट होती है? एसेट्स
in ratio of carrying amount. करेक्ट. इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ सीजीयू माइनस इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ इंडिविजुअल एसेट, तो वो तो वैसे भी कैलकुलेशन में ऑटोमेटिकली आएगा. सो आशुतोष आप जो कह रहे हो इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ सीजीयू माइनस इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ इंडिविजुअल एसेट, वो तो वैसे भी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ सीजीयू का ही आएगा, तो आपको वो स्पेसिफिक ध्यान में रखने की जरूरत नहीं. बट ये ठीक है, ये इस तरीके से हो सकता है. ओके ना अब ये क्या हो सकता है, कैरिंग अमाउंट, ये सीजीयू ऐसा हो सकता है जिसमें हमने गुडविल है हमारा. मतलब क्या, एक ऐसी सब्सिडरी जो मैंने एक्वायर की थी, बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ था अंडर 103, मैंने गुडविल कैलकुलेट किया था, एसेट के साथ साथ यहां पे गुडविल भी है. अब होता क्या है, जनरली विदाउट गुडविल पहले टेस्टिंग करते हैं, जनरली विदाउट गुडविल टेस्टिंग करते हैं. गुडविल वो सब लॉसेस एलोकेट होने के बाद फिर क्या करते हैं हम, गुडविल वाला इंक्लूड करके हम टेस्टिंग करते हैं. सो इट गिव्स अस प्योरली द लॉस ऑफ गुडविल. सो यहां पे क्या होता है, लेट्स से ये सेम फैक्ट्स मैंने यहां पे कंसिडर कर लिए. ये 1000 बस विद गुडविल वाली है ये अमाउंट. विथ गुडविल. अब ये 400 जो लॉस है, यहां पे अकाउंटिंग एंट्री थोड़ी चेंज हो जाएगी. ये अकाउंटिंग एंट्री कुछ इस तरह से आएगी, डेबिट तो हमेशा पी एंड एल में जाएगा, दिस इज ऑलवेज पी एंड एल, दिस इज ऑलवेज पी एंड एल. यहां पे जो क्रेडिट है पहला वाला, ये पहले जाता है गुडविल, टू वाइप ऑफ एंटायर गुडविल. अगर गुडविल पूरा खत्म नहीं हुआ तो ये लॉस बाकी के एसेट पे जाएगा ही नहीं. मान लीजिए कि यहां पे गुडविल है मेरा 300 का, तो बाकी एसेट्स पे लॉस जाएगा, अदर एसेट्स in the ratio of carrying value. ये उसका सीक्वेंस होता है. आर यू विथ मी एवरीवन? सर ये सेम एनसीए में भी सेम लॉजिक है. एनसीए में क्या, ये जो नॉन करंट एसेट की बात कर रहे हैं आप? यस, सेम लॉजिक, सेम लॉजिक है, लेकिन यहां पे डेबिट जो पी एंड एल में जाता है, ये यहां पे एक्सेप्शन है थोड़ा, मैंने अभी वो आपको बताया नहीं है. ये एसेट जिससे रिलेटेड आप इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हो, ये एसेट अगर रीवैल्यूएशन मॉडल पे है और ओसीआई में कुछ अमाउंट बाकी है, तो ये डेबिट ओसीआई में जा सकता है. ऐसा एनसीए हेल्ड फॉर सेल में नहीं है. एनसीए हेल्ड फॉर सेल में डेबिट लॉस कंपल्सरी पी एंड एल में जाता है. ओसीआई होने के बावजूद, रिवैल्यूएशन रिजर्व मौजूद होने के बावजूद, ये लॉस पूरा कहां जाता है, पी एंड एल में जाता है. वो एक्सेप्शन है. बट अदरवाइज एलोकेशन ऑन दीज एसेट्स ये करेक्ट है. बट उसमें भी ये एक है कि यहां पे जो अदर एसेट्स लिखी है, those must be within the measurement scope of 105 IFRS 5, सॉरी. ये ऐसा कोई कंडीशन यहां पे नहीं, तो थोड़ा सा अंतर है, माइन्यूट है, बट अदरवाइज प्रिंसिपली व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट. सिमिलैरिटी है उसमें. 2 एक्सेप्शंस है. नंबर 1, यहां पे जो इंपेयरमेंट IAS 36 का है, ये पी एंड एल में जाएगा इफ देयर इज नो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. एक सेकेंड, आपने कुछ मैसेज किया है क्या मुझे चैट? एक सेकेंड ना, नहीं, ओके. तो वहां पे एनसीए हेल्ड फॉर सेल में ये कंपलसरी पी एंड एल में जाएगा. 36 में अगर ओसीआई है तो ये डेबिट ओसीआई में जा सकता है. दैट इज नंबर 1. ये पहला डिफरेंस. दूसरा डिफरेंस ये है
कि क्रेडिट इसी सीक्वेंस में यहां पे और वहां पे भी जाता है, दोनों जगह पे सेम जाता है, लेकिन गुडविल वाइप ऑफ होने के बाद एनसीए हेल्ड फॉर सेल में, आईएफआरएस में, ये अदर एसेट्स जो होती है वो वही एसेट्स होती है जो उसके मेजरमेंट स्कोप के अंदर है, बाकी एसेट्स पे वो नहीं जाता। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिए एडिशनली। वैसे हम प्रैक्टिकली जब करते तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे भी वही एसेट्स के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे जो मेजरमेंट स्कोप में है, तो वो तो एसेट्स यहां पे रहेगी भी नहीं। ठीक है, बट ध्यान में रहने के लिए वो जरूरी है। आप एग्जामिनेशन में कुछ आता है तो वहां पे आप गलती नहीं होनी चाहिए वहां से। एनी अदर क्वेश्चन टू एनीवन विथ रिस्पेक्ट टू दिस? यही बात की गई है अगली वाली स्लाइड्स में। सर ये आपके बोले असेट्स रेशियो ऑफ कैरिंग वैल्यू, तो उसमें जो हम लोग ने ऑलरेडी इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया है, तो वो असेट निकाल के जो बचे हुए असेट है उसके ऊपर उसके रेशियो में करना है। करेक्ट। जो एसेट के ऊपर ऑलरेडी स्टेप 1 में लॉस किया है एलोकेट, तो उस एसेट पे दोबारा से लॉस एलोकेट नहीं करेंगे, अदरवाइज इट वुड बी अंडरस्टेटेड, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। वो छोड़ के रिमेनिंग एसेट की कैरिंग वैल्यू की प्रोपोर्शन में हम क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे। यहां वही बात की गई है, इंपेयरमेंट लॉस इंडिविजुअल एसेट पे कीजिए या सीजीयू या ग्रुप ऑफ सीजीयू पे कीजिए। गुडविल एंड कॉर्पोरेट एसेट्स का ट्रीटमेंट सेम है। जहां पे गुडविल एलोकेबल है वहां पे एलोकेट कीजिए, एलोकेट जहां पे नहीं हो सकता, जहां पे आइडेंटिफाइबल नहीं है कि कौन सी सीजीयू से रिलेटेड ये गुडविल है, तो एलोकेट मत कीजिए। तो फिर वो इंडिविजुअल सीजीयू विदाउट गुडविल इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट कीजिए, बाद में दोनों सीजीयूज इकट्ठा क्या कीजिए, टेस्ट कीजिए इंपेयरमेंट के लिए गुडविल एलोकेट करके। तो ऐसे सिचुएशंस में ना गुडविल थोड़ा सा कम इंपेयर होता है। तो मैक्सिमम पॉसिबल कहां से शुरू होता है, इंडिविजुअल एसेट, देन आपका कैश जनरेटिंग यूनिट विद गुडविल। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो देन ग्रुप ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट्स विद गुडविल। ये इस तरीके का सीक्वेंस जाना चाहिए। सबसे पहला विदाउट ग्रुप इंडिविजुअल एसेट टेस्ट करनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है, कई एसेट्स की रिकवरेबल वैल्यू ज्यादा होती है, कई की कम होती है, कई की बिलो कैरिंग वैल्यू होती है रिकवरेबल अमाउंट, बट बिकॉज ऑफ फ्यू एसेट्स हुज कैरिंग वैल्यू इज हायर देन द रिकवरेबल वैल्यू इज हायर देन द कैरिंग वैल्यू, स्टिल इसकी प्रॉफिट, ये मार्जिन, ये कुशनिंग की वजह से इसका लॉस सबसाइड होता है। इसीलिए इंडिविजुअल एसेट पहले टेस्ट करनी चाहिए, और वो विजिबल नहीं है तो फिर ग्रुप कर लीजिए, फिर वहां पे थोड़ा सा सबसाइड होगा किसी का लॉस, बट दैट्स ओके, अब क्या कर सकते हैं। तो ये इसीलिए सीक्वेंस दिया, इंडिविजुअल एसेट देन सीजीयू विथ गुडविल, इफ नॉट पॉसिबल देन इंडिविजुअल सीजीयू एंड देन ग्रुप ऑफ सीजीयू विथ गुडविल। इस तरीके का सीक्वेंस 1 by 1 फॉलो करना चाहिए। ये गुडविल एंड सीजीयू से रिलेटेड जो हमने बातें की उसका बस मतलब वो लिखी हुई है यहां पे, आप वो बाद में पढ़ सकते हैं। स्टेप 1, इंडिविजुअल एसेट इन अ ग्रुप टू बी टेस्टेड फर्स्ट विदाउट गुडविल, एंड देन इंपेयरमेंट लॉस टू बी एलोकेटेड फर्स्ट टू इंडिविजुअल एसेट, एंड देन स्टेप 2 इज इंक्लूड इंडिविजुअल एसेट अलॉन्ग विद गुडविल एंड देन टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट। सो लॉस कैसे जाता है, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, पहले इंपेयरमेंट लॉस इमीडिएटली टू P&L, impairment loss of revalued asset, you should follow the treatment as mentioned in IAS 16। तो IAS 16 में हमने देखा था, IAS 16 में क्या था, OCI है तो impairment loss पहले वहां पे जाएगा, P&L में जाने से पहले OCI में जाएगा, over and above that it will go to the P&L। so ये हमारा टेस्टिंग का सीक्वेंस, एंड इस तरीके से हम क्या करेंगे, एलोकेशन करेंगे। ये है विथ सीजीयूज, पहले विदाउट गुडविल इंडिविजुअल एसेट एंड फिर बाद में विद गुडविल। तो अगर विद गुडविल हम टेस्ट करते हैं तो हम पहले इंडिविजुअल एसेट जो इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट हो चुके हैं उसको इंक्लूड करेंगे सीजीयू में, गुडविल इंक्लूड करेंगे, कैरिंग वैल्यू से रिकवरेबल वैल्यू कंपेयर करेंगे, रिकवरेबल वैल्यू अगर कम है तो कैरिंग वैल्यू कम करेंगे, जो लॉस आएगा पहले गुडविल पे फिर बाकी एसेट्स पे। ये सीक्वेंस है।
कॉर्पोरेट एसेट्स से रिलेटेड एक बात ध्यान में रखनी है, कॉर्पोरेट एसेट्स गुडविल जैसे वाइप ऑफ नहीं करते, इतनी ही बात ध्यान में रखिए। कॉर्पोरेट एसेट्स मतलब क्या? एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर कॉर्पोरेट एसेट है। ऑफिस बिल्डिंग खुद ब खुद थोड़ी ना रेवेन्यू जनरेट करेगी, वो कॉर्पोरेट एसेट्स है। ऑफिस कार्स खुद ब खुद रेवेन्यू जनरेट नहीं करती, वो एलोकेट करनी पड़ती है सीजीयू में। वो कार किस लिए यूज होती है? लेट्स से इस फैक्ट्री के लिए ज्यादातर हम यूज करते हैं, तो उस सीजीयू में जाएगी। तो वहां पे जो लॉस आएगा वो पहले जैसे हम गुडविल में राइट ऑफ करते हैं वैसे कॉर्पोरेट एसेट्स में नहीं करते, उसको कैरिंग वैल्यू में के प्रोपोर्शन में हम क्या करेंगे, उसको एलोकेट करेंगे। यही डिफरेंस है कॉर्पोरेट एसेट्स और गुडविल में, अदरवाइज नेचर सिमिलर है। करेक्ट? गुडविल पूरी एसेट्स के लिए काम करता है, ग्रुप ऑफ एसेट के लिए काम करता है, इंडिविजुअल एसेट के लिए नहीं करता। वैसे ही कॉर्पोरेट एसेट्स पूरे ग्रुप के लिए काम करता है, इंडिविजुअली नहीं करता। बट गुडविल वाइप ऑफ पूरा होता है इंपेयरमेंट लॉस से, कॉर्पोरेट एसेट्स नहीं होती। उसका एलोकेशन का रेशियो कैरिंग वैल्यू के जितना ही होता है। इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स भी हो सकता है, सेम रीजंस मतलब वही रीजन जो इंडिकेशंस हमें मिले थे इंपेयरमेंट के, उसके जब रिवर्स हो जाते हैं तो उस रीजंस के लिए हम इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि इकोनॉमी बेटर होगी, रिसेशन था, अब बूम आ गया है इकोनॉमी में, इंडस्ट्री अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही थी, इंडस्ट्री काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, एसेट का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा हो रहा है। तो ऑल दीज आर द फैक्टर्स। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अच्छा हो रहा है, एसेट का यूटिलाइजेशन कम हो रहा था, अब अचानक से बढ़ गया एसेट का यूटिलाइजेशन। ऑल दोज आर इंटरनल फैक्टर्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन हैज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड देन द नेट एसेट्स। तो ऑल दीज फैक्टर्स आर द इंडिकेशंस ऑफ द रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। तो लॉस रिवर्स हो सकता है, इंडिविजुअल एसेट में भी हो सकता है, ग्रुप में भी हो सकता है। बात इतनी ही ध्यान में रखनी है, इंपेयरमेंट लॉस, अब सब ध्यान से सुनिए, इसके ऊपर ज्यादा सवाल अब तक नहीं आए हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि रिवर्सल के ऊपर सवाल आ जाए इस बार, क्योंकि बाकी सब सवाल पूछे जा चुके हैं। कॉम्प्लेक्सिटी थी वो हो गई, अब वो रिपीट भी हो गई 2-3 बार। अब क्या है ना, इंडियन स्टूडेंट तो बहुत होशियार होता है, इंडियन स्टूडेंट तो पास्ट ट्रेंड्स देखता है। अब आप जाके देखोगे कि पिछले 2-3 सालों में P&L का सवाल आया था, बैलेंस शीट का सवाल आया था, कौन से टॉपिक्स आए थे। अब आपका एनालिसिस करके आप क्या करोगे, एक लेवल पे आओगे या ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे। सिमिलर क्वेश्चंस भी कर लिए तो भी आपका पास होना तय है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी अगर बढ़ा दी जाए तो फिर मुश्किल होता है। तो अभी तक रिवर्सल के ऊपर सवाल नहीं पूछा गया, तो ये इग्नोर मत कीजिए। स्टैंडर्ड इतना ही कहता है कि आप अगर इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स करते हैं तो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैरिंग वैल्यू कितना होना चाहिए। इंडिविजुअल एसेट के ऊपर अगर आप रिवर्स कर रहे हैं ये लॉस, तो आपका कैरिंग वैल्यू आफ्टर रिवर्सल कितना होना चाहिए, वो उतना ही होना चाहिए। हैड यू नॉट प्रोवाइडेड इंपेयरमेंट, तो जो कैरिंग वैल्यू होता था वो कैरिंग वैल्यू होना चाहिए। आप पूछेंगे कि फर्क क्या पड़ता है? फर्क तो पड़ता है, मैंने इंपेयरमेंट लॉस प्रोवाइड किया तो डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगा। am I right? इंपेयरमेंट अगर प्रोवाइड किया, 100 रुपए की एसेट मैंने 60 रुपए में लाई, तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट चेंज होगी या नहीं होगी? यस सर। चेंज होगी, रिड्यूस होगी अमाउंट। वो अमाउंट अगर रिड्यूस हुई तो मेरा डेप्रिसिएशन कम जाएगा अगले सालों में। इंपेयरमेंट रिवर्स किया मैंने, बट डेप्रिसिएशन उससे रिलेटेड एडिशनल प्रोवाइड नहीं किया, वो रिवर्सल से रिलेटेड, तो फिर मेरा एसेट ओवरस्टेट हो जाएगा, वो नहीं चाहिए। तो मैं इंपेयरमेंट अगर रिवर्स करता हूं तो इट शुड बी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ दैट अमाउंट हैड आई नॉट प्रोवाइडेड द इंपेयरमेंट एट ऑल। तो फिर डेप्रिसिएशन भी ज्यादा होता एंड अकॉर्डिंगली मेरा कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट होता। सो यहां पे लिखा है कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट वुड हैव बीन कैलकुलेटेड इन एब्सेंस ऑफ आयल। इंपेयरमेंट लॉस नहीं होता तो व्हाट वुड हैव बीन माय कैरिंग वैल्यू, उतने तक सीमित रहेगा, लिमिटेड रहेगा इंपेयरमेंट रिवर्सल। बात समझ में आ रही है सबको या नहीं? ये हमने इसका कैलकुलेशन किया है कि एग्जाम्पल लेके, अभी फिजिबल नहीं है। वी हैव ऑलरेडी स्पेंट अबाउट 1 आवर ऑन दिस, तो इससे ज्यादा मैं अभी टाइम स्पेंड नहीं करना चाहूंगा यहां पे।
तो ये रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस का वो एक एग्जांपल देख लीजिए आप। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैश जनरेटिंग यूनिट पे अगर रिवर्सल करना है तो यहां पे गुडविल हो सकता है। ये गुडविल जो है जिसमें हमने वाइप ऑफ किया है गुडविल, वो गुडविल कभी रिवर्स नहीं होगा, नेवर। इंपेयरमेंट लॉस विल नेवर बी रिवर्स्ड ऑन गुडविल, नेवर। तो जो भी अमाउंट मेरा रिवर्सल रहेगा, ये अमाउंट छोड़ के बैलेंस जो अमाउंट है वो ज्यादा हो रहा है, वही अमाउंट फिर मैं क्या करता हूं, बाकी के एसेट्स पे रिवर्स करता हूं। तो मतलब एसेट उसकी कॉस्ट पे, मतलब इंडिविजुअल एसेट जिसके ऊपर एलोकेशन किया है, वो अगर इस अमाउंट पे आ गई, कैरिंग अमाउंट इन एब्सेंस ऑफ इंपेयरमेंट लॉस के ऊपर आ गई, और फिर भी रिवर्सल है, तो वो गुडविल पे नहीं करना है, तो गुडविल पे नहीं करना है। मैक्सिमम अमाउंट यू कैन रिवर्स बैक, जितना सीजीओ में जितनी बाकी के एसेट्स है वो जितनी इंपेयर हो गई है, वो इंपेयरमेंट लॉस ना देते हुए जो कैरिंग वैल्यू रहेगी वहां तक उसकी अमाउंट आ जाएगी। उसके बियॉन्ड रिवर्सल है तो गुडविल पे कभी नहीं आएगा, क्योंकि पहली बात तो हमने गुडविल राइट ऑफ किया था, बाद में ये एसेट्स को हमने क्या किया था, राइट ऑफ किया था। तो जब हम रिवर्स करेंगे तो पहले इन एसेट्स के ऊपर रिवर्स करेंगे, उससे ज्यादा रिवर्सल है तो हम रिवर्सल नहीं करेंगे रिकॉग्नाइज। आर यू विथ मी एवरीवन? सर एक छोटा सा क्लैरिटी चाहिए था। हाँ, सपोज मेरा एक एसेट है 100 रुपीज को, एंड उस पे इम्पेयरमेंट था, नाउ आई एम रिवर्सिंग द इम्पेयरमेंट, और सपोज मेरा 3 महीने के बाद रिवर्स कर रहा हूँ, तो 100 रुपीज का अगर मैं डिप्रिसिएट करके 70 रुपीज आ रहा है, तो मैं देखिए मैक्सिमम यहां पे कॉस्ट था, आप बताओगे तो फटक से समझ में नहीं आएगा सबको, सबके इंटरेस्ट के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, आपका एग्जांपल सही है। यहां पे लेस इंपेयरमेंट लॉस है 30 का, 70 कैरिंग वैल्यू आ गया, इसमें डेप्रिसिएशन आएगा अभी 7 रुपए का, दिस माइनस दिस, ये आ गया 63, करेक्ट। ये जो 30 रुपए का इंपेयरमेंट है, ये लॉस ही नहीं होता तो ये 100 होता, लॉस नहीं होता। यहां पे डेप्रिसिएशन कितना होता, मेरा 10 रुपए का डेप्रिसिएशन होता, ये 90 रुपए, ये मेरा कैरिंग अमाउंट होता। तो अगर मैं इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स भी करता हूं इसके ऊपर, 63 प्लस 30, 93 नहीं जा सकता, 90 तक रिस्ट्रिक्ट रहेगा। क्लियर? इज एवरीबडी विथ मी ऑन दिस? प्रकाश, प्रीति, धनंजय, कोमल, पूनम, विवेक, गुड, ओके। इस खाली पूछने थे, if the annual impairment testing is done or any time during the year, so that is done after providing for depreciation or directly before depreciation? जब ये इंपेयरमेंट टेस्टिंग होता है ना, वो सबके बाद होता है, सब होने के बाद। हाँ। So अगर during the year कर रहे हैं तो proportionate करके depreciation, प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन वो सब करके ही करेंगे उसको। बस यहां इंपेयरमेंट में आपको जो मैंने कहा था वही सवाल पूछा गया है ज्यादातर। ये रिवर्सल पे तो मैंने आपको एक एक्सपेक्टेशन है कि वो शायद पूछा जा सके, तो वी शुड बी रेडी एंड वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द सेम, ठीक है। तो बिल्कुल कीजिए सवाल जो जून 2022 में आया था और जून 2020 में मेरे ख्याल से आया था, तो वो 2 क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। एंड कंसोलिडेशन में जो जितने भी सवाल हैं वो भी आपको करने चाहिए। मैं देख रहा हूं हम कहां पे है, कहां तक पहुंचे हैं। अभी है IS 30। शेड्यूल स्क्रीन पे ला दीजिए ना। हाँ, स्क्रीन पे ला रहा हूं, रुकिए एक सेकेंड। एक सेकेंड। हाँ, यहां तक हुआ है हमारा 36 to 20 को पहुंचना चाहिए था, हम 3 बजे पहुंचे हैं, 40 मिनट बिहाइंड। तो एक कोई टॉपिक नहीं होगा शायद आज, IFRS 2 जैसा कुछ टॉपिक नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं
IFRS 5 करेंगे इसके बाद में, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, IFRS 5 करेंगे। ये स्पीड ज्यादा है, मोनोटोनी ना होनी चाहिए, इसीलिए ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है। तो IFRS 5 और IAS 19 में थोड़ा समय बच सकता है ऐसे लग रहा है, देखते क्या होगा। इसके बाद IFRS 5 करेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। विल बी बैक बाय 3:05।